नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति, और उसमें 1857 की क्रांति के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमारी जो चर्चा है वो प्रमुख सैनिक विद्रोह पर पूरी हो गई थी। आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी राजस्थान के संदर्भ में हुए 1857 की क्रांति में प्रमुख जन विद्रोह, और सभी जन विद्रोह को हम एक एक से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम चर्चा करते हैं वो चर्चा करते हैं कोटा का जन विद्रोह। तो पहले समझ लेते हैं। देखिए, कोटा का जन विद्रोह। देखिए, कोटा के जो शासक थे वो थे राम सिंह। कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह। राम सिंह। कोटा के शासक राम सिंह तथा महंत थे एक मथुरेश मंदिर है कोटा में, उसके महंत थे महंत कन्हैया लाल। महंत कन्हैया लाल। महंत कन्हैया लाल और कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय के मध्य एक समझौता होता है जिसका नाम था 9 सूत्री क्रांति समझौता। 9 सूत्री क्रांति समझौता। एक समझौता हुआ था 9 सूत्री क्रांति समझौता। इस समझौते के तहत कोटा दुर्ग पर क्रांतिकारियों द्वारा आक्रमण किया जाएगा। इसमें कुछ क्रांति समझौते के तहत कुछ बातें हुई थी। कोटा के शासक राम सिंह को कोटा दुर्ग में नजरबंद रखा जाएगा, जबकि विद्रोह जो होगा उस समय राम सिंह द्वितीय जो है वो किसकी सहायता करेंगे? सैनिकों की सहायता करेंगे। अंग्रेजों के पक्ष में कोई पक्ष नहीं लेंगे। ये कुछ बातें थी किसमें? 9 सूत्री क्रांति समझौते में। और किन के मध्य हुआ था? कोटा के शासक राम सिंह तथा महंत कन्हैया लाल के मध्य हुआ था। बात करें कोटा में पॉलिटिकल एजेंट उस समय कौन थे? 1857 क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट थे यहाँ पर मेजर बर्टन। मेजर बर्टन यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट थे। तो इस क्रांति समझौते के तहत राम सिंह द्वितीय को कोटा दुर्ग में नजरबंद कर दिया जाता है। राम सिंह द्वितीय को क्या कर दिया जाता है? कोटा दुर्ग में नजरबंद कर दिया जाता है, तथा कोटा का पीए जो था पॉलिटिकल एजेंट, कोटा का पीए था मेजर बर्टन। मेजर बर्टन का सिर काटकर क्रांतिकारियों ने कोटा शहर में घुमाया, तथा इनके 2 पुत्र थे। मेजर बर्टन के 2 पुत्र थे, फ्रैंक और ऑर्थर। फ्रैंक और ऑर्थर। और इनके 2 निजी चिकित्सक थे, सैडलर और कॉटम। डॉक्टर सैडलर और डॉक्टर कॉटम। इन 5 लोगों की क्रांतिकारियों द्वारा क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। मेजर बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया जाता है, जबकि इनके पुत्र फ्रैंक और ऑर्थर थे मेजर बर्टन के, और इन्हीं के 2 निजी चिकित्सक थे सैडलर और कॉटम। इनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है ना। और कोटा के शासक राम सिंह को कोटा दुर्ग में क्या कर दिया जाता है? नजरबंद कर दिया जाता है। इतनी सारी घटनाएं घटित होने के बाद एजीजी पैट्रिक लॉरेंस जो है वो कोटा दुर्ग को क्रांतिकारियों से आजाद कराने के लिए एक सेना का गठन करते हैं, और उसका जो सेनापति बनाते हैं वो बनाते हैं रॉबर्टसन को। रॉबर्टसन। सेनापति किसे बनाते हैं? रॉबर्टसन को सेनापति बनाते हैं, और इनके सहयोगी के रूप में रॉबर्टसन के सहयोगी रूप में इनकी सहायता करने हेतु कोटा कौन कौन आए? कोटा आए थे हमारे, एक तो आए थे करौली के मदन पाल। करौली के मदन पाल लगभग 2000 सैनिक लेकर आए थे। 2000। एक आए थे पीपलदा के अजीत सिंह। पीपलदा के कौन आए? अजीत सिंह। और एक गैंती के आए थे हमारे चतुर्भुज। गैंती के कौन आए? चतुर्भुज। ये अंग्रेजों की सहायता करने हेतु रॉबर्टसन के साथ में आए थे। रॉबर्टसन 30 मार्च 1858 को 30 मार्च 1858 को कोटा पहुंचकर क्रांतिकारियों से कोटा दुर्ग को क्या करा देता है? आजाद करा देता है। इस समय मतलब रॉबर्टसन ने जब कोटा दुर्ग पर क्रांतिकारियों से आजाद करा रहे थे, इस समय क्रांतिकारियों ने 2 घटनाएं घटित हुई। एक तो क्रांतिकारियों ने
क्रांतिकारियों ने सफलगढ़ के शासक, क्रांतिकारियों ने सफलगढ़ के शासक गोविंदराव विट्ठल से सैनिक सहायता मांगी थी। किससे? गोविंदराव विट्ठल से, गोविंदराव विट्ठल से सैनिक सहायता मांगी, ठीक है ना। और इसी घटनाक्रम के दौरान अंग्रेजों ने भंवरगढ़ के व्यापारियों से, भंवरगढ़ के व्यापारियों से, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछ ले गए हैं ना। भंवरगढ़ के व्यापारियों से 51 रुपए का व्यापारी दंड वसूला था, 51 रुपए का व्यापारी दंड वसूला था, ठीक है ना। कोटा दुर्ग को आजाद कब कराया? 30 मार्च 1858 को। कोटा में विद्रोह की पहली जो घटना हुई थी वो हुई थी हमारी 15 अक्टूबर 1857 को। लगभग 6 महीने के दौरान कोटा दुर्ग जो है किनके अधीन रहा था? क्रांतिकारियों के अधीन रहा था, ठीक है ना। बाद में जब आजाद करा लिया कोटा दुर्ग, तो राम सिंह द्वितीय और महंत कन्हैयालाल के मध्य 9 सूत्री जो क्रांति समझौता हुआ था, इस समझौते की जांच हेतु लॉर्ड रॉबर्ट आयोग का गठन हुआ। लॉर्ड रॉबर्ट आयोग का गठन किया गया। बाद में लॉर्ड रॉबर्ट ने राम सिंह द्वितीय को क्या बता दिया? कोटा महाराव राम सिंह को क्या बताया? निर्दोष बताया, ठीक है। इन्होंने कोटा महाराव राम सिंह को क्या बता दिया? निर्दोष बता दिया। लेकिन फिर भी अंग्रेजों द्वारा कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय की जो सलामी थी हमारी 15 तोपों की जो सलामी थी, इसको घटा करके कितना कर दिया? 11 कर दिया। जो अंग्रेजों द्वारा राम सिंह द्वितीय को 15 तोपों की सलामी दी जाती थी, उसको घटा करके कितनी की सलामी कर दी? 11 की। और करौली इसका एक सहयोगी था। अंग्रेजों का सहयोगी कौन था? करौली शासक मदनपाल की जो सलामी थी, ये करौली के शासक थे। मदनपाल की जो सलामी थी 13 थी पहले, 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 17 कर दी। और इनको एक उपाधि दी गई GSCI, ग्रैंड कमांडर द स्टेट ऑफ इंडिया, ग्रैंड कमांडर द स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इतना कुछ घटनाक्रम जो हुआ था वो किस में हुआ था? कोटा के जन विद्रोह में, ठीक है ना। एक एक से सारी बातों को अब लिख लेते हैं। लिखना स्टार्ट कीजिए। पहले जो सामान्य परिचय है उस पर बात कर लेते हैं। लिखो, कोटा के जन विद्रोह के समय, पहले तो बात जन विद्रोह हुआ क्या था? जन विद्रोह जो रहा वो रहा था 15 अक्टूबर 1857 से लेकर 30 मार्च 1858 तक, 30 मार्च 1858 तक, ठीक है। लगभग 6 महीने तक कोटा दुर्ग जो है वो किसके अधीन रहा था? क्रांतिकारियों के अधीन रहा था। कोटा के शासक कौन थे? क्रांति के समय, ये जन विद्रोह के समय कोटा के शासक कौन थे? महाराव राम सिंह। कौन थे? राम सिंह थे। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पॉलिटिकल एजेंट कौन था? वो था मेजर बर्टन, मेजर बर्टन, ठीक है। बात करें प्रमुख क्रांतिकारी, तो एक तो थे क्रांतिकारियों के नेतृत्वकर्ताओं में भी नाम आते हैं इनके। एक तो थे हमारे वकील लाला जयदयाल, वकील
लाला जयदयाल, जयदयाल ये कहाँ के निवासी थे? ये मथुरा के थे। और एक थे रिसालदार मेहराब खां, मेहराब खां ये कहाँ के थे? ये करौली के थे। एक मिनट स्याही डाल लूं मैं थोड़ी, है ना। एक थे हमारे वकील लाला जयदयाल और एक थे मेहराब खां। वकील लाला जयदयाल ये मथुरा के थे और रिसालदार मेहराब खां कहाँ के थे? करौली के थे। एक थे हमारे रतनलाल, और एक थे हमारे जियालाल, रतनलाल और जियालाल, ठीक है ना। क्रांति की शुरुआत किसने की? क्रांति की शुरुआत, तो क्रांति की शुरुआत की थी नारायण तथा भवानी ने। नारायण और एक नाम आता है भवानी। क्रांति की शुरुआत किसने की? नारायण तथा भवानी ने। क्रांति का केंद्र क्या था कोटा में? कोटा में क्रांति का केंद्र मतलब क्रांति की जो भी प्लानिंग हुई थी वो कहां पर हुई थी? तो क्रांति का केंद्र था मथुरेश जी मंदिर। मथुरेश जी मंदिर, ठीक है ना। इस मंदिर के पुजारी थे या महंत थे? महंत कह लो, पुजारी कह लो, या गोसाई नाम भी आता है, या फिर गोस्वामी आ सकता है, ठीक है ना, गोस्वामी। वो थे हमारे कन्हैयालाल। कौन थे? कन्हैयालाल, ठीक है ना। कोटा में क्रांति का जो केंद्र था वो कौन सा मंदिर था? मथुरेश जी मंदिर था, जिसके महंत कौन थे? कन्हैयालाल। और आपको पता होगा कन्हैयालाल, महंत कन्हैयालाल और कोटा महाराव राम सिंह, कोटा महाराव राम सिंह, इन दोनों के मध्य में एक समझौता हुआ था। कौन सा? 9 सूत्री क्रांति समझौता। 9 सूत्री क्रांति समझौता, जिसमें क्या कहा था? इस समझौते में कहा गया था कि क्रांतिकारियों द्वारा जब विद्रोह किया जाएगा तो कोटा महाराव जो है वो क्रांतिकारियों की सहायता करेंगे, ठीक है ना। ये कुछ इसमें इस तरह की 9 बातें लिखी हुई थी जिसमें 9 सूत्री क्रांति समझौते में, जो किन के मध्य हुआ था? कोटा महाराव राम सिंह तथा मथुरेश जी मंदिर के महंत थे हमारे कन्हैयालाल, इनके मध्य हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद में चर्चा करते हैं आगे। तो देखिए आगे लिखो अब, है ना। मैंने समझा दिया कि विद्रोह के समय हुआ क्या था, वो सारी बातें लिखते हैं। लिखो, विद्रोह होने पर क्रांतिकारियों ने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन का सिर काट दिया, का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया, कोटा शहर में घुमाया, ठीक है। और इनके 2 पुत्र थे, फ्रैंक और ऑर्थर, और 2 इनके चिकित्सक थे, सैडलर और कॉटम, उनकी भी क्या कर दी? हत्या कर दी। आगे लिखो, घुमाया तथा मेजर बर्टन के 2 पुत्र फ्रैंक और ऑर्थर एवं 2 निजी चिकित्सक
2 निजी चिकित्सक सैडलर, डॉक्टर सैडलर डॉक्टर कोटम, दो निजी चिकित्सक डॉक्टर सैडलर, डॉक्टर कोटम की हत्या कर दी, की हत्या कर दी। आगे लिखो, कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय को, कोटा महाराव राम सिंह को कोटा दुर्ग में नजरबंद कर दिया, कोटा दुर्ग में नजरबंद कर दिया, नजरबंद कर दिया। ठीक है, जब यह सूचना कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन की हत्या कर दी और कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय को कोटा दुर्ग में नजरबंद कर दिया, जब यह सूचना किसके पास पहुंचती है, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास पहुंचती है, तो वह तुरंत ही रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक सेना का गठन करते हैं और इनके सहयोग हेतु 3 शासक भी आते हैं। ठीक है ना, करौली के कौन आते हैं, मदन पाल, पीपलदा के अजीत सिंह और गैंती के कौन आते हैं, चतुर्भुज। तो लिख लीजिए इसको, फिर मैं साफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लीजिए। ठीक है, ले लिया, चलिए आगे लिखिए। अब आगे लिखो, कोटा विद्रोह की सूचना एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को मिलने पर, कोटा विद्रोह की सूचना एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को मिलने पर यह सेनापति रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक सेना का गठन कर कोटा भेजते हैं, कोटा भेजते हैं। आगे लिखो, रॉबर्टसन के सहयोग हेतु ऐसे लिखो, रॉबर्टसन के सहयोगी, यही लिख लो, है ना। सहयोगी कौन थे, एक तो थे करौली के शासक मदन पाल, ये 2000 सैनिक लेकर आए थे, 2000 सैनिकों के साथ कोटा आए। ठीक है ना, एक थे हमारे पीपलदा के अजीत सिंह, पीपलदा के शासक अजीत सिंह। पीपलदा जो है ना तो हमारी रियासत थी और ना ही क्या थी, ठिकाना था, ये केवल एक परगना था हमारा। पीपलदा के शासक अजीत सिंह, एक थे गैंती के शासक चतुर्भुज, गैंती के शासक कौन थे, चतुर्भुज। ये कौन थे, ये रॉबर्टसन के सहयोगी थे। ठीक है, आगे लिखो, 15 अक्टूबर
सॉरी 15 मार्च, 15 अक्टूबर को तो शुरुआत हुई थी, 30 मार्च लिखिए, 30 मार्च 1858 को, 30 मार्च 1858 को रॉबर्टसन ने कोटा दुर्ग को क्रांतिकारियों से आजाद कराया। कोटा दुर्ग को क्रांतिकारियों से आजाद कराया। ठीक है, नोट करके बिंदु लिखिए यहां पर 2-3। पहला बिंदु लिखो, कोटा दुर्ग लगभग 6 महीने तक, क्रांतिकारियों के अधीन रहा। क्रांतिकारियों के अधीन रहा। ठीक है, नोट में ही अगला बिंदु लिखो, अगला लिखो, रॉबर्टसन के आने पर कोटा के क्रांतिकारियों ने संभलगढ़ के शासक, संभलगढ़ वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है ना, संभलगढ़ के शासक गोविंदराव बिट्ठल से सैनिक सहायता मांगी। ठीक है, अगला बिंदु लिखो, नोट में ही लिखो, अंग्रेजों ने विद्रोह के दौरान भंवरगढ़ के व्यापारियों से 51 रुपए का व्यापार दंड वसूला। ठीक है ना, तो 30 मार्च 1858 को कोटा दुर्ग को क्रांतिकारियों से आजाद करा लेते हैं कौन, रॉबर्टसन। और 30 मार्च 1858 को ही किसको, दो हमारे जो मुख्य शासक थे, रिसालदार हमारे कौन रहे थे, रिसालदार रहे थे वकील तो थे लाला जयदयाल, और रिसालदार मेहराब खां, इन दोनों को पकड़ कर क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। तो लिखिए, आगे लिखो, 30 मार्च 1858 को, डेटों में कंफ्यूजन बड़ा हो रहा है, 30 मार्च 1858 को लाला जयदयाल तथा मेहराब खां को गिरफ्तार कर फांसी दे दी जाती है। ठीक है, अगला बिंदु लिखो, कोटा महाराव राम सिंह तथा महंत
कन्हैयालाल के मध्य हुए महंत कन्हैयालाल के मध्य हुए नौ सूत्री क्रांति समझौता, मध्य हुए 9 सूत्री क्रांति समझौता की जांच हेतु लॉर्ड रॉबर्ट आयोग का गठन किया गया। जिसने कोटा महाराव को निर्दोष बताया। आगे लिखो, ऊपर से साफ कर दूं थोड़ा सा। आगे लिखो, क्रांतिकारियों का सहयोग देने के कारण क्रांतिकारियों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने कोटा महाराव की तोपों की सलामी 15 से घटाकर 11 कर दी। अगला लिखो, अंग्रेजों का पक्षधर रहने के कारण करौली शासक मदनपाल की तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी। कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय की तो सलामी 15 से घटाकर कितनी कर दी थी? 11 कर दी। जबकि करौली के शासक मदनपाल की सलामी 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 17 कर दी। तथा GSCI फुल फॉर्म लिख लो, ग्रांड कमांडर द स्टेट ऑफ इंडिया तथा GSCI की उपाधि दी गई। किसको? करौली के शासक मदनपाल को। ठीक, आगे लिखो, नोट में लिख लो, है ना। लिखो, मोहम्मद, ये तो टोंक में आ जाएगा, ऐसे लिखो, कोटा के जनविद्रोह में
जन विद्रोह में क्रांतिकारियों का साथ आम जनता ने भी दिया। आम जनता ने भी दिया। ठीक है, अगला बिंदु और लिखो नोट में ही। अगला बिंदु और लिखो नोट में। विद्रोह से पूर्व कोटा के पॉलिटिकल एजेंट नीमच गए थे, जो देखिए इसकी दो डेट मिलती हैं, कहीं कहीं जगह तो इसकी 5 और कहीं कहीं 12, जो 5 या 12 अक्टूबर 1857 को वापस लौटे थे। जो 5 अक्टूबर डेट मिलती है, ये तो मिलती है हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में। और ये 12 अक्टूबर जो दिनांक मिलती है, ये इतिहासकार बताते हैं। ये कौन बताते हैं? ये बताते हैं हमारे इतिहासकार। तो विद्रोह से पूर्व कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट हैं वो कहाँ पर गए थे? वो गए थे हमारे नीमच। ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी हमारी किस विद्रोह के बारे में? कोटा के जन विद्रोह के बारे में। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोटा के बाद में अब चर्चा करते हैं भरतपुर का जन विद्रोह। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है ना, 2 नंबर डाल लीजिए। छोटे छोटे से विद्रोह हैं, 2 नंबर डाल लीजिए। यहीं पर बात कर लेते हैं भरतपुर का जन विद्रोह। भरतपुर का जन विद्रोह। देखिए भरतपुर का जो जन विद्रोह हुआ था वो राजपूताने का प्रथम जन विद्रोह था। ये हुआ था हमारा 31 मई 1857 को। और यही जो डेट मिलती है वही क्रांति की डेट थी। मतलब कहा गया था कि 31 मई को संपूर्ण भारत में क्रांति की जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्रांति उससे पहले भी स्टार्ट हो गई और कई कई स्थानों पर 31 मई के बाद में भी चालू हुई, लेकिन भरतपुर में 31 मई को क्रांति हुई थी, जन विद्रोह था। देखिए क्रांति के समय बात करें तो भरतपुर के जो शासक थे वो शासक थे हमारे जसवंत सिंह। लेकिन ये इनकी उम्र क्या थी? कम थी, अल्पायु थे ये। इनकी उम्र क्या थी? कम थी। इसलिए यहाँ का जो प्रशासन चलाया जाता था, अल्पायु होने के कारण यहाँ का जो प्रशासन था, प्रशासन जो चलाया जाता था वो प्रशासन चलाया जाता था 5 सदस्यीय रेजेंसी काउंसिल द्वारा। 5 सदस्यीय रेजेंसी काउंसिल द्वारा यहाँ पर शासन चलाया जाता था। ठीक है, ऐसे ही लिख लेना, आप समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। बात करें यहाँ पर कोटा के जन विद्रोह के दौरान यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, या ऐसे कह लो 1857 क्रांति के समय दौरान भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, है ना? भरतपुर के पीए का मतलब पॉलिटिकल एजेंट। भरतपुर के पीए जो थे वो थे हमारे मॉरिसन। आरबीएससी 12th बोर्ड की किताब में इसका नाम क्या मिलता है? आरबीएससी 12th बोर्ड की किताब में इसका नाम मिलता है निक्सन। मॉरिसन जो थे वो विद्रोह के दौरान भागकर कहाँ चले जाते हैं? आगरा चले जाते हैं। ये विद्रोह के दौरान भागकर आगरा चले जाते हैं। आगरा
चले जाते हैं। ठीक है, बात करें यहां पर विद्रोह किसने किया था, तो यहां पर विद्रोह जो किया था, विद्रोही जो थे वो थे मेव व गुर्जर जाति के लोग, मेव व गुर्जर जाति के लोगों के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, विद्रोह किया गया था। भरतपुर का जो विद्रोह था वह राजस्थान का प्रथम जन विद्रोह था, है ना, यह राजस्थान का प्रथम जन विद्रोह था, प्रथम जन विद्रोह था। जबकि राजस्थान का जन विद्रोह पहला था लेकिन विद्रोह दूसरा था, क्योंकि आपको पता होगा राजस्थान में पहला जो 1857 क्रांति का विद्रोह हुआ था वो 28 मई को हुआ था, कहाँ पर, नसीराबाद छावनी में। तो 28 मई के बाद 31 मई में जो विद्रोह हुआ वो कहाँ पर हुआ था, भरतपुर में। तो यह दूसरा विद्रोह था। 1857 की क्रांति का राजस्थान में होने वाला यह दूसरा विद्रोह था, यह दूसरा विद्रोह था। ठीक है ना, जन विद्रोह तो पहला था, लेकिन विद्रोह कौन सा था, दूसरा था। पहला कौन सा विद्रोह था, वो था हमारा नसीराबाद का विद्रोह। लिख लीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं तीसरा जन विद्रोह। तीसरा जो जन विद्रोह हुआ था वो बात करते हैं, चलो धौलपुर के जन विद्रोह की बात कर लेते हैं। तो 3 नंबर डाल लीजिए, धौलपुर का जन विद्रोह। धौलपुर का जन विद्रोह 3 नंबर डाल लीजिए आप। धौलपुर का जन विद्रोह, और धौलपुर का जो जन विद्रोह हुआ था वो हुआ था हमारा अक्टूबर 1857 में, अक्टूबर 1857 को। बात करें यहाँ पर जन विद्रोह के दौरान शासक जो थे धौलपुर में, तो यहाँ के शासक थे भगवंत सिंह। कौन थे, भगवंत सिंह। यहाँ पर विद्रोह की जो शुरुआत की गई थी वो देवा गुर्जर द्वारा लगभग 3000 विद्रोहियों द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई थी। ये जो 3000 विद्रोही थे वो ग्वालियर और कहाँ से आए थे, इंदौर से आए थे। और इन विद्रोह को दबाने के लिए दिसंबर 1857 में पटियाला की सेना बुलाई गई। तो धौलपुर का विद्रोह एकमात्र ऐसा विद्रोह था जहां पर विद्रोह भी किसी दूसरी जगह से आए थे, जबकि विद्रोह को दबाने के लिए जो सेना बुलाई गई थी वो भी दूसरी जगह से बुलाई गई थी। ठीक है ना, तो लिखिए, देवा गुर्जर ने 3000 क्रांतिकारियों के साथ 3000 क्रांतिकारियों के साथ धौलपुर में विद्रोह कर दिया। धौलपुर में विद्रोह कर दिया तथा धौलपुर शासक भगवंत सिंह को राजगद्दी से हटा दिया। राजगद्दी से हटा दिया। देवा गुर्जर ने 3000 क्रांतिकारियों के साथ में क्या किया, विद्रोह कर दिया। ठीक है ना, यहाँ के जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, प्रमुख जो नेतृत्वकर्ता थे, एक तो नाम आता है हमारा देवा गुर्जर का, एक आता है रामचंद्र और हीरालाल बेग।
तो प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो थे, एक तो देवा गुर्जर, एक थे हमारे रामचंद्र, और एक थे हीरालाल बेग, हीरालाल बेग। ठीक है। तो लगभग 3 महीने तक धौलपुर का जो राजा था वो गद्दी से पदच्युत रहा। लगभग 3 महीने बाद दिसंबर 1857 में पटियाला की सेना बुलाई जाती है और इस विद्रोह को दबाया जाता है। तो लिखिए, दिसंबर 1857 में धौलपुर के विद्रोह को दबाने के लिए, धौलपुर के विद्रोह को दबाने के लिए पटियाला की सेना बुलाई गई। पटियाला की सेना बुलाई गई, सेना बुलाई गई। ठीक है। तो धौलपुर का विद्रोह एकमात्र ऐसा विद्रोह था जिसमें विद्रोही भी दूसरे जगह से आए थे, जबकि विद्रोह को दबाने के लिए सेना बुलाई गई थी, वो भी दूसरी जगह से आई थी। तो नोट करने के लिख लीजिए, एकमात्र विद्रोह, एकमात्र ऐसा विद्रोह, एकमात्र ऐसा विद्रोह जिसमें सेना तथा विद्रोही, सेना तथा विद्रोही दोनों दूसरी जगह से आए थे, दोनों दूसरी जगह से आए थे। तो ये था हमारा धौलपुर का जन विद्रोह, लिख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं टोंक का जन विद्रोह। यही नीचे लिख लो, 4th नंबर। टोंक का जन विद्रोह, टोंक का जन विद्रोह। और टोंक का जो जन विद्रोह हुआ था वो हुआ था 14 जून 1857 को। देखिए, टोंक का जो शासक था वो था नवाब वजीरुद्दौला। ठीक है ना, नवाब वजीरुद्दौला, जो कि अंग्रेजों का पक्षधर था, इसीलिए अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए अंग्रेजों ने इसकी सलामी जो है 15 तोपों से बढ़ाकर 17 तोप कर दी थी। इनका एक वजीर कह लो या मामा थे इनके, हालांकि उनका नाम मिलता है मीर आलम खां या मोती खां, मोती खां या मीर आलम खां इनका नाम मिलता है। ये मुख्यतः विद्रोही थे। टोंक में विद्रोह जो किया गया था इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। टोंक के विद्रोह के दौरान 2 हमारे शहीद हो जाते हैं क्रांतिकारी, ताराचंद और जिया खान। ताराचंद और जिया खान 2 क्रांतिकारी यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। एक नाटक लिखा गया था मोहम्मद मुजीद के नाटक आजमाइश के अनुसार टोंक के जन विद्रोह में महिलाओं तथा बच्चों ने भी भाग लिया था। तो 4-5 बातें हमारी टोंक के जन विद्रोह के बारे में लिख लीजिए। लिखो, शासक लिखो, शासक नवाब वजीरुद्दौला, नवाब वजीरुद्दौला। नवाब वजीरुद्दौला जो था अंग्रेजों का सहयोगी था, ये अंग्रेजों का सहयोगी, इसलिए तोपों की सलामी, इसलिए तोपों की सलामी जो है 15 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 17, 15 से बढ़ाकर 17 कर दी। ठीक है। अगला लिखो, प्रमुख क्रांतिकारी, प्रमुख क्रांतिकारी मोती खां
या इन्हीं का नाम मिलता है मीर आलम खां। मीर आलम खां ये नवाब के मामा थे रिश्ते में, है ना, वजीरुद्दौला के मामा थे ये, नवाब के मामा। और विद्रोह के दौरान जो शहीद हो जाते हैं, विद्रोह के दौरान शहीद, जो शहीद हुए थे वो दो शहीद हो जाते हैं हमारे। एक तो होते हैं जिया, जिया, जिया खान, है ना। एक जिया लाल आया था हमारा, वो क्या था, कोटा के जन विद्रोह में नाम आता है, वो थे हमारे जिया लाल। जबकि ये कौन है, ये है हमारे जिया खान या जिया खां। और एक नाम आता है जिया खां और एक नाम आता है ताराचंद, ताराचंद। ये विद्रोह के दौरान क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। नोट ला के लिख लीजिए, नोट ला के लिखो, मोहम्मद मुजीद के नाटक, नाटक था इनका आजमाइश, नाटक आजमाइश के दौरान, आजमाइश के अनुसार, के अनुसार टोंक के जन विद्रोह में, टोंक के जन विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। महिलाओं तथा बच्चों ने भी, महिलाओं तथा बच्चों ने भी भाग लिया था, भाग लिया था। किसके अनुसार, मोहम्मद मुजीद के नाटक आजमाइश के अनुसार। ठीक है, तो दो विद्रोह ये लिख लीजिए, धौलपुर का और किसका, टोंक का जन विद्रोह। उसके बाद में छोटे छोटे विद्रोह और बचते हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। साफ कर दूं। अब लिखिए 5 नंबर, जयपुर। जयपुर में विद्रोह जो हुआ था उसके बारे में, हालांकि 2-3 बातें हैं बस, ज़्यादा बातें नहीं हैं। अलवर और जयपुर। करौली के बारे में आप जानते ही हैं। एक बात करेंगे हम बीकानेर के बारे में ना, तो जयपुर, बीकानेर और एक अलवर, इन 3 के बारे में और चर्चा करते हैं। करौली बात वाले लिखवा दिए पहले, ठीक है। अब डाल लीजिए 5 नंबर जयपुर। देखिए बात करें जयपुर की, जयपुर का विद्रोह लिख लो यहाँ पर, ना कोई ज्यादा क्रांतिकारी विद्रोह हुआ ना जन विद्रोह हुआ, ना ऐसे ही डालो जयपुर का विद्रोह। बात करें जयपुर के विद्रोह की, तो देखिए जयपुर में शासक कौन था हमारा, तो जयपुर में शासक थे हमारे, शासक जो थे वो थे हमारे राम सिंह द्वितीय, राम सिंह सेकंड। और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो थे हमारे मेजर ईडन, मेजर ईडन। प्रमुख जो क्रांतिकारी थे, आपको मुख्यतः नाम याद रखने हैं, ये 5 जो मैं लिखा रहा हूँ, ये तो 19 आपको नाम याद हो ही गए होंगे। ये मैंने 7 आपको पॉलिटिकल एजेंट भी पहले करा दिए, तो ये तो आपको अब तक याद हो गए होंगे। अब क्रांतिकारियों के नाम जो साथ साथ में आ रहे हैं वो भी आपको याद करने हैं। प्रमुख क्रांतिकारी की बात करें तो वो था एक सादुल्ला खां, सादुल्ला खां। और एक थे हमारे उस्मान खां, उस्मान खां। और एक थे विलायक खां, विलायत, विलायक खां। विद्रोह जब किया तो सादुल्ला खां को तो देश निकाला दे दिया गया, देश निकाला दे दिया गया। जबकि उस्मान खां और विलायत खां को जेल में डाल दिया, इनको
जेल में डाल दिया था। राम सिंह द्वितीय जो थे वो अंग्रेजों के सहयोगी थे, तो अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण राम सिंह द्वितीय को एक तो हमारी कोटपुतली की जागीर दे दी गई और एक सितारे हिंद की उपाधि से नवाजा गया। लिख लीजिए, अंग्रेज राम सिंह द्वितीय अंग्रेजों के पक्षधर थे, इसलिए इन्हें कोटपुतली की जागीर दी गई, कोटपुतली की जागीर तथा सितार-ए-हिंद की उपाधि दी गई, ठीक। ये किसके बारे में था? ये जयपुर के विद्रोह के बारे में। यहीं पर बात कर लेते हैं अब अलवर। दो बातें अलवर के बारे में लिख लेना। अलवर का विद्रोह। बात करें अलवर के विद्रोह के बारे में तो आपको एक तो बात इसमें याद रखनी है, अलवर के शासक कौन थे? महाराजा विनय सिंह। विनय सिंह नाम नहीं है तो आ सकता है बन्ने सिंह। महाराजा बन्ने सिंह। और यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे अलवर में क्रांतिकारी हुए हमारे फैजुल्ला खां। ठीक है। एक यहाँ लिख लो, करौली के बारे में लिख लो। करौली, केवल एक बात लिख लो, करौली के शासक मदनपाल अंग्रेजों की सहायता हेतु 2000 सैनिक लेकर कोटा गए थे। दूसरी बात, इनकी जो सलामी थी, 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 17 कर दी थी। ठीक है ना। तो करौली। अब एक बात कर लेते हैं बीकानेर के बारे में, है ना। तो 8 नंबर डाल लीजिए, बीकानेर के शासक जो थे वो शासक थे महाराजा सरदार सिंह। ये अंग्रेजों के क्या थे? अंग्रेजों के पक्षधर थे। ये अंग्रेजों के क्या थे? पक्षधर थे। देखिए इनके द्वारा क्रांतिकारियों का साथ देने की बजाय इन्होंने क्रांतिकारियों का क्या किया? दमन किया। ये इतने मतलब एकमात्र राजस्थान की रियासत के राजा कह सकते हो जो क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए राजपुताना से बाहर भी चले गए थे। कहां पर? हरियाणा। क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए कहां पर चले गए थे? हरियाणा चले गए थे। और दूसरा, इन्होंने बाडलू नामक स्थान पर क्रांतिकारियों का भी क्या किया था? दमन किया था। लिखिए,
इन्होंने बाडलू नामक स्थान पर क्रांतिकारियों का दमन किया। क्रांतिकारियों का दमन किया था। दूसरा, अगली बात लिखो इनके बारे में। यह राजपूताने की रियासतों में एकमात्र शासक थे जो क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए राजपूताना से बाहर गए। ये कहाँ पर गए थे बाहर? ये गए हमारे हरियाणा में। तो लिख लीजिए, अगली बात लिखो। यह क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए हरियाणा के सिरसा, हिसार तथा हांसी नामक स्थानों पर गए। 5000 सैनिक लेकर गए। अगला बिंदु लिखो। अंग्रेजों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने इन्हें टिब्बी क्षेत्र में 41 परगने दिए थे। 41 गांव दिए थे। गांव भी आ सकता है, परगने भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ और सामान्य जानकारी थी 1857 क्रांति से संबंधित ही थी। ये सारे विद्रोह थे हो गए हमारे, और कौन रियासत के राजा जो थे वो अंग्रेजों के पक्षधर रहे और कौन विरोधी रहे, ये सारी बातें भी हमारी हो गई। अब इन विद्रोह के बाद में हम बात करते हैं परिणाम के बारे में। तो देखिए, 1857 क्रांति का मुख्य उद्देश्य था भारत को आज़ादी दिलाना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि 1857 क्रांति क्या रही? असफल रही। अब बात करते हैं असफलता के कारण क्या रहे। तो असफलता के कारणों में पहला कारण यह आता है कि क्रांति की जो तिथि, नियत तिथि 31 मई निर्धारित की गई, उस निर्धारित तिथि पर क्रांति स्टार्ट नहीं। पहला कारण ये था। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था देशी रियासतों के जो राजा थे वो क्रांतिकारियों की बजाय किसका सहयोगी रहे? अंग्रेजों के सहयोगी रहे। दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या रहा कि जो शिक्षित वर्ग था, शिक्षित वर्ग का उदासीन रवैया रहा। मतलब ना तो ये अंग्रेजों के पक्षधर रहे और ना ही क्रांतिकारियों का इन्होंने साथ दिया। तो मुख्य कारण ये माने जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा। तो प्रभाव में 1857 क्रांति जैसे ही खत्म हुई तो ईस्ट इंडिया का जो शासन भारत में था वह शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सीधा किसके हाथों में दे दिया गया? ब्रिटिश ताज, या ऐसे कह सकते हो महारानी के हाथों चला गया। दूसरा,
जो गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था उस पद को समाप्त कर दिया गया और नया पद सृजित किया गया वायसराय का। बात करें भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो आपको पता हुआ क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है इनका पद अंतिम गवर्नर जनरल का पद था और प्रथम वायसराय का पद भी इन्हीं को बनाया गया, तो प्रथम वायसराय का पद लॉर्ड कैनिंग के पास ही रहा। ठीक है, तो उसके बाद में बात करें प्रभाव की, तो 1857 क्रांति के विद्रोह से लोगों में थोड़ी जन जागृति की भावना फैली और लोगों को जन आंदोलन करने की प्रेरणा मिली। इसी 1857 की क्रांति के आंदोलन से प्रेरणा पाकर फिर बाद में राजपूताने में विभिन्न रियासतों में किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन एवं प्रजामंडल आंदोलन होते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी बातें हम परिणाम और प्रभाव में पढ़ेंगे। इसको लिखो या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले जाओ, फिर बात करते हैं परिणाम के बारे में। ठीक है, आगे हेडिंग डालिए अब 1857 की क्रांति का परिणाम। ठीक है ना, ये विद्रोह वगैरह अब खत्म होते हैं, अब परिणाम प्रभाव 1857 क्रांति के बारे में प्रमुख कथन। ठीक है ना, 1857 क्रांति के दौरान प्रमुख किताब, 1857 की क्रांति पर किताब और जन चेतना फैलाने वाले प्रमुख कवि, और फिर उसके बाद में एक बिंदु रह जाएगा प्रमुख क्रांतिकारी। तो अभी हमें इतनी सारी चीज़ें और पढ़नी है इसमें, तो उसमें अगली कड़ी में हम बात करते हैं 1857 क्रांति का परिणाम। 1857 की क्रांति का परिणाम। ठीक है, तो 1857 क्रांति क्या रही? असफल रही। एक लाइन लिख लीजिए, 1857 की क्रांति असफल रही, असफल रही। ठीक है, अब बात करते हैं असफलता के कारण। अब हेडिंग डालो असफलता के कारण। असफलता के कारण, और उसमें पहला कारण लिखिए लिखो क्रांति का एक निश्चित तिथि पर नहीं होना, एक निश्चित तिथि पर नहीं होना, नहीं होना। ठीक है ना, तिथि इसकी कितनी निर्धारित की गई थी? निर्धारित तिथि जो थी वो थी 31 मई। निर्धारित तिथि कितनी थी? वो थी 31 मई 1857, लेकिन यह इस तिथि पर स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, अगला कारण, अगला कारण रहा देशी रियासतों के प्रशासकों द्वारा EIC ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग, मतलब खुल करके देशी रियासतों ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। और क्रांतिकारी को क्या किया? दमन भी किया था। अगला लिखो हथियारों की कमी, हथियारों की कमी। एक लिखो शिक्षित वर्ग का उदासीन रवैया, शिक्षित वर्ग का उदासीन रवैया, शिक्षित वर्ग का उदासीन रवैया। और एक मुख्य कारण था, वो था 1857 की क्रांति में कोई एक मुख्य नेतृत्व नहीं होना। मतलब 1857 की क्रांति कोई नेतृत्व करता ही नहीं था। बताओ, आप नेतृत्वकर्ता बना दिया 1857 क्रांति का एक 90 साल के बुजुर्ग आदमी को, है ना, 90 साल के बुजुर्ग आदमी को जो खुद अपनी जिंदगी से लड़ रहा हो, उसको आपने नेतृत्वकर्ता बना दिया। ठीक,
तो नेतृत्व की अभी क्या रहा, अभाव रहा, तो ये भी एक असफलता का कारण था। अगला लिख लीजिए, नेतृत्व का अभाव। तो ये सभी क्या रहे, 1857 क्रांति के परिणाम रहे, असफलता के कारणों में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 1857 क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा बाद में, है ना। तो हेडिंग डालो 1857 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। 1857 की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा। तो प्रभाव में क्या, पहली बार जो भारत में शासन कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन छीन लिया गया और सीधा इसका नियंत्रण किसके हाथों में दे दिया गया, ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया। ठीक है ना। दूसरा, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, नया पद सृजित किया गया, वायसराय। तीसरा, लोगों में जन जागृति की भावना फैली और आज़ादी के लिए या स्वतंत्रता हेतु आंदोलन करने की क्या मिली, प्रेरणा मिली। ठीक है ना। तो ये प्रमुखतः 3 कारण माने जाते हैं। लिखिए, लिखो, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया, ठीक। अगला लिखो, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया तथा वायसराय का नवीन पद सृजित किया गया। ठीक, या नोट करके एक बात लिख लीजिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और यहीं पर लिख लीजिए, भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय वो भी कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना। मतलब वायसराय भी किसको बना दिया, फिर बाद में लॉर्ड कैनिंग को ही बना दिया, एक से प्रमोशन कर दिया लॉर्ड कैनिंग का। तीसरा जो प्रभाव हुआ वो था, लोगों में जन जागृति की भावना पैदा हुई तथा लोगों में जन जागृति की भावना पैदा हुई तथा स्वतंत्रता हेतु आंदोलनों की प्रेरणा मिली, ठीक है ना। तो ये थे 1857 क्रांति के परिणाम और उसके फिर प्रभाव। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए,
क्रांति से संबंधित प्रमुख बुक, 2 किताबों की चर्चा करेंगे हम, ठीक है। मेजर प्रिचार्ड द्वारा लिखी गई है एक तो म्यूटनीज इन राजपुताना, और एक है हमारी राजस्थान रॉयल्स द स्ट्रगल ऑफ 1857, है ना, राजस्थान रॉयल्स द स्ट्रगल ऑफ 1857। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है हमारी खड़गावत जी के द्वारा, नाथूराम खड़गावत। हेडिंग डाल लीजिए, क्रांति से संबंधित बुक्स, क्रांति से संबंधित बुक्स, किताबें, ठीक है। 2 किताबों की चर्चा करेंगे। एक तो हमारी द स्ट्रगल ऑफ, ऐसे लिखो, राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स द स्ट्रगल ऑफ 1857, मतलब 1857 क्रांति का राजस्थान का योगदान, 1857 क्रांति में राजस्थान का योगदान। और ये किताब लिखी गई है हमारी किसके द्वारा? नाथूराम खड़गावत, नाथूराम खड़गावत, ठीक है। और एक है म्यूटनीज इन राजपूताना, म्यूटनीज इन राजपूताना, ये लिखी गई है मेजर प्रिचार्ड, मेजर प्रिचार्ड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 1857 क्रांति से संबंधित प्रमुख कवि, मतलब 1857 क्रांति में जन जागृति की भावना कह लो या राष्ट्रवादी भावना कह लो, राष्ट्रवादी भावना का संचार करने वाले प्रमुख कवि। हेडिंग डाल लो, क्रांति के दौरान, क्रांति के दौरान राष्ट्रवादी भावना का संचार करने वाले प्रमुख कवि, नाम लिख लीजिए आप सीधे सीधे। एक तो थे सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिसल नाम है वैसे इसका, इनका सूर्यमल मिश्रण इनको बोल देते हैं, मिसल है इनका, मिसल इनका गोत है ना, बूंदी के थे। और इनकी प्रमुख जो किताब थी वो थी वीर सतसई, जो क्रांति किताब थी वीर सतसई, वीर सतसई। एक है हमारे हिंगलाज, एक है शंकरदान सामोर, शंकरदान सामोर जो थे कहाँ के थे? अजमेर के निवासी थे ये शंकरदान सामोर। एक लिखिए बांकीदास, हिंगलाज, इनका पूरा नाम मिलता है हिंगलाज कविया, शंकरदान सामोर। और एक है दलजी, ये भरतपुर के निवासी थे, हुलाजी हमारे, और दलजी निवासी थे डूंगरपुर के। दलजी कहाँ के थे? डूंगरपुर के। दलजी डूंगरपुर। और एक लिख लीजिए भरतपुर के निवासी कौन से कवि थे हमारे? वो थे हुलासी। तो 1857 क्रांति के दौरान
जिन कवियों के द्वारा राष्ट्रवादी भावना का क्या किया गया, जनसंचार किया गया। ठीक है ना, लिख लीजिए। इसके बाद में एक टॉपिक पर और चर्चा कर लेते हैं आज ही, वो कर लेते हैं 1857 की क्रांति के दौरान प्रमुख जो है कथन, 1857 की क्रांति के ऊपर प्रमुख कथन है ना, किसके द्वारा 1857 की क्रांति को क्या कहा गया। तो जैसे बी.डी. सावरकर साहब ने क्या कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, है ना, डब्ल्यू टेलर एवं आउट्रम ने क्या कहा, L.E.R. रीज ने क्या कहा, लॉरेंस ने क्या कहा। तो इस तरह से लगभग 6-7 कथन है, उनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। लिख लीजिए, इसको साफ करता हूं, फिर मैं साफ कर दूं। अब हेडिंग डाल लीजिए, क्रांति से संबंधित प्रमुख कथन। क्रांति से संबंधित प्रमुख कथन। क्रांति से संबंधित प्रमुख कथन। ठीक है, उसमें पहला कथन लिखिए आप, वी.डी. सावरकर साहब। वी.डी. सावरकर साहब ने 1857 की क्रांति को क्या कहा। तो वी.डी. सावरकर द्वारा कहा गया था कि 1857 की क्रांति जो थी वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। लिखिए, इन्होंने क्या कहा, 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, आज इंक बड़ी जल्दी खत्म हो रही है। 2 नंबर लिखिए आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित J.L. नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं 1857 की क्रांति। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि स्वतंत्रता हेतु 1857 की क्रांति स्वतंत्रता हेतु भारतीयों द्वारा किया गया पहला प्रयास था। ये किसके द्वारा कहा गया है, ये कहा गया है पंडित नेहरू द्वारा। लिखिए, 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता हेतु भारतीयों द्वारा किया गया प्रथम प्रयास था। किया गया प्रथम प्रयास था। ठीक है, उसके बाद में 3 नंबर लिखिए, तीसरा नंबर आप डाल लीजिए, अशोक मेहता एवं बेंजामिन डिजारेली। अशोक मेहता और इनके साथ थे बेंजामिन डिजारेली। बेंजामिन डिजारेली। अशोक मेहता और बेंजामिन डिजारेली साहब कहते हैं कि 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था, है ना। ये क्या कहते हैं, एक 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था। राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर लिखिए, L.E.R. रीज। L.E.R. रीज क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं
1857 क्रांति ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। लिख लीजिए, ये क्या कहते हैं? ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, एक धर्म युद्ध। आगे आप जोड़ लेना, 1857 क्रांति है ना। अगला कथन लिखिए 5 नंबर, डब्ल्यू टेलर एवं आउट्रम। डब्ल्यू टेलर एवं आउट्रम। डब्ल्यू टेलर और आउट्रम कहते हैं कि 1857 क्रांति जो है वो एक हिंदू मुस्लिम विद्रोह था। ये क्या कहते हैं? 1857 क्रांति हिंदू तथा मुस्लिम विद्रोह था, मुस्लिम विद्रोह था। ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर कथन लिखिए, वो लिखिए, सर जॉन होम्स लॉरेंस। सर जॉन होम्स लॉरेंस। जॉन होम्स लॉरेंस और इनके साथ थे सीले साहब। ये कहते हैं कि 1857 क्रांति जो है वो एक सैनिक विद्रोह था। ये क्या बताते हैं? 1857 क्रांति को सैनिक विद्रोह बताते हैं। ये कौन? होम्स लॉरेंस और सीले साहब। एक कथन आप लिखिए, आर मजूमदार साहब। आर मजूमदार साहब ये क्या कहते हैं? आर मजूमदार साहब कहते हैं कि 1857 क्रांति ना तो सैनिक विद्रोह था ना ही राष्ट्रीय विद्रोह था। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं हमारे आर मजूमदार साहब। ना तो सैनिक विद्रोह, ना ही राष्ट्रीय विद्रोह और ना ही जन विद्रोह था। ये हर चीज में मना करते हैं। लिखिए, 1857 क्रांति ना तो जन विद्रोह, ना तो जन विद्रोह, ना सैनिक विद्रोह, और ना ही राष्ट्रीय विद्रोह था, और ना ही राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक। तो ये हमारे प्रमुख कथन है किसके संदर्भ में? 1857 की क्रांति के संदर्भ में। एक बार पुनः देख लीजिए। बी.डी. सावरकर साहब क्या कहते हैं? बी.डी. सावरकर साहब कहते हैं कि 1857 क्रांति एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। पंडित नेहरू साहब कहते हैं कि 1857 क्रांति स्वतंत्रता हेतु भारतीयों द्वारा किया गया पहला प्रयास था। अशोक मेहता और बेंजामिन डिजारेली कहते हैं, बेंजामिन डिजारेली कहते हैं कि 1857 क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये क्या बताते हैं? एक राष्ट्रीय विद्रोह बताते हैं। उसके बाद में L.E.R. रीज कहते हैं कि 1857 क्रांति ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। डब्ल्यू टेलर एवं आउट्रम कहते हैं कि यह एक हिंदू मुस्लिम विद्रोह था। 1857 क्रांति एक हिंदू मुस्लिम विद्रोह था। सर जॉन होम्स लॉरेंस और सीले कहते हैं कि 1857 क्रांति एक सैनिक विद्रोह था। और आर मजूमदार साहब जो हर चीज़ में मना ही करते हैं। ये कहते हैं कि 1857 क्रांति ना तो जन विद्रोह था, ना ही सैनिक विद्रोह था, और ना ही यह राष्ट्रीय विद्रोह था। ये हर चीज़ में मना करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे क्रांति से संबंधित प्रमुख कथन थे। अब 1857 क्रांति में हमारा एक लास्ट बिंदु बचा हुआ है, प्रमुख क्रांतिकारी। देखिए, राजस्थान के संदर्भ में जो क्रांतिकारी थे मेन से, वो तो हमने साथ में पढ़ लिए। जो क्रांतिकारी रह गए हैं जिन्होंने राजस्थान के संदर्भ में मतलब बाहर से कार्य किया हो, जैसे कि एक आते हैं उसमें तात्या टोपे साहब, एक आते हैं हमारे अमरचंद बांटिया साहब,
और एक दो नाम आते हैं हमारे डूंगर जी और जवाहर जी, जो 1857 क्रांति के लोक देवता भी कहलाते हैं। तो इन नामों पर भी हमारी एक चर्चा रहेगी, लेकिन ये चर्चा रहेगी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।